वाले हैं क्लास 9वीं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का पार्ट नंबर 11 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। आज हम इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, ठीक है। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, इन जैसे पार्ट नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, इनमें ना कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब जैसा आप यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे होंगे, यहाँ पे सूत्र लिखे हुए हैं ना, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आपको, सवाल मिलेंगे जैसे मैथ में आप सवाल करते हैं ना। अगर आपने उन सवालों को समझना है कि ये सूत्र कैसे लगाए जाते हैं और कब कौन सा सूत्र लगेगा, इनको कैसे हल किया जाएगा, तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। तो मैं, अगर 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। अपनी मतलब कॉपी पे लिख के मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि वो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन सवालों को रटा नहीं जाता, कभी भी याद नहीं किया जा सकता, ये हमेशा समझने के लिए होते हैं। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर अभी तो बेशक आप 9th क्लास में, लेकिन आप फिर 11th में जाकर अगर साइंस लेते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल, तो वहाँ पर आपको फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ अभी नहीं समझी तो फिर वहाँ जाके तो फिर ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो फिर वहाँ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये समझने हैं तो मैं समझा देता हूँ, आप कमेंट कर दीजिए। 10 बच्चों के कमेंट आ गए तो मैं जिस वीडियो के लिए आप कमेंट करेंगे, मतलब जिस चैप्टर के लिए, मैं उसी चैप्टर की वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, अर्थात फोर्स एफ जो है वो क्या है, वो समानुपाती है एम के तथा स्मॉल एम के, और फोर्स जो है, जो बल है, वो व्यतक्रमानुपाती है डी के स्क्वायर के। जब इन दोनों को एक साथ हम संकलित करेंगे तो आएगा एफ समानुपाती कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में डी स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम का मतलब है पिंड ए का द्रव्यमान, स्मॉल एम का मतलब है पिंड बी का द्रव्यमान, और डी का मतलब है पिंड ए तथा पिंड बी के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है बराबर में जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में आर स्क्वायर, जहाँ एम का मतलब क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम का मतलब है वस्तु का द्रव्यमान, आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या, और जी का मतलब है अनुपातिक स्थिरांक, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। प्रश्न संख्या 152 पे पहला प्रश्न है, मुक्त पातन से क्या तात्पर्य है। किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि पिंड पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तथा त्वरण कार्य करता है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्दिष्ट करते हैं। जी का मात्रक वही है जो त्वरण का मात्रक होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड वर्ग। पेज संख्या 153 पर देख लें पहला प्रश्न कि वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो द्रव्यमान तथा भार में देखते हैं। द्रव्यमान, पहला पॉइंट, द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की माप होती है। भार का क्या है, पहला पॉइंट, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। सेकंड पॉइंट, यह एक आदिश राशि है। इसका सेकंड पॉइंट, यह एक सादिश राशि है। थर्ड पॉइंट है, द्रव्यमान एक अचर राशि है, अर्थात इसका मान सभी जगह समान रहता है। थर्ड पॉइंट, भार एक चर राशि है, अर्थात इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। चौथा पॉइंट, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। भार का मान शून्य भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र पर। छठा पॉइंट, इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है, इसे स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है, चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से कम है, जिससे कारण वे किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, अर्थात चंद्रमा पर जी का मान 1/6 पृथ्वी पर जी का मान होगा। यहाँ जो फ्रैक्शन आप जो लिखे ना, लिखा हुआ है फ्रैक्शन 1/6, इसका मतलब है 1/6 लिखा हुआ है गुना में पृथ्वी पर जी का मान, ठीक है। अतः चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है।
चलते हैं आगे। प्रश्न पेज नंबर 157 पे पहला प्रश्न है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? यदि स्कूल बैग का पट्टा पतला तथा मजबूत डोरी से बना होता है तो हाथ या कंधे पर अधिक दाब लगता है, क्योंकि समान बल कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगाता है। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। बैग का भार बटे में डोरी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ डोरी पतली है इसलिए दाब अधिक लगता है। उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य है? जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? जब किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव के घनत्व से कम होता है तो वह वस्तु तैरती है। इस स्थिति में वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाने वाला उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है, जहाँ d क्या है? वस्तु का घनत्व है और d डैश क्या? द्रव का घनत्व है। इस प्रकार जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो इस स्थिति में वह वस्तु डूब जाती है, क्योंकि उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम होता है। चलते हैं पेज प्रश्न संख्या 158 पे पहला प्रश्न है, एक तुला पर आप अपना द्रव्यमान 42 किलो नोट करते हैं। क्या आपका द्रव्यमान 42 किलो से अधिक है या कम? वास्तव में एक तुला द्वारा लिया गया पाठांक भार होता है जिससे हम द्रव्यमान कहते हैं। चूँकि हम किसी वस्तु का वजन वायु में लेते हैं इसलिए उस वस्तु पर वायु के कारण उत्प्लावन बल भी लगता है। आभासी भार बराबर में वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल 42 किलोग्राम। वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल स्पष्ट है। वस्तु का वास्तविक भार क्या होगा? 42 किलोग्राम प्लस उत्प्लावन बल। अतः उस लड़के का द्रव्यमान 42 किलो से अधिक होगा। आपके पास रुई का एक बोरा तथा लोहे की एक छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? चूँकि रुई के बोरे का आयतन अधिक होगा इसलिए रुई के बोरे पर लगने वाला उत्प्लावन बल का मान लोहे की अपेक्षा अधिक होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्प्लावन बल क्या होता है? वस्तु द्वारा विस्थापित तरल या गैस का भार होता है। अधिक आयतन से अधिक तरल विस्थापित होगा। स्पष्टतः रुई के बोरे का वास्तविक भार लोहे की छड़ के भार से अधिक होगा। अब चलते हैं हम जो चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उनको हल करते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। F गुना में 1/F समानुपाती 1/d का वर्ग। यदि d का मान 1/2 भाग कम कर दिया जाए तो क्या होगा? जहाँ पर d का मान रखेंगे 1/2 तो 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो F क्या आ जाएगा? F क्या होगा? 4 के समानुपाती। इसका मतलब क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। सभी वस्तुओं पर अगला प्रश्न है, सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? मुक्त पातन की स्थिति में किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान G बराबर होता है कैपिटल G कैपिटल M बटे में R का स्क्वायर होता है, जहाँ M मतलब क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान, R का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। अतः पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए G का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ गिरती हैं, जबकि वायु का प्रतिरोध नगण्य है। पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान दर का 6 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6 गुना 10 की पावर 6 मीटर। पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण है F बराबर में G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे में R स्क्वायर। M का मतलब क्या होगा? 1 किलोग्राम और कैपिटल M होगा 6 गुना 10 की पावर 24 kg। तो R का मान 6.4 गुना 10 की पावर 6, ठीक है। और G का मान है 6.7, जहाँ पे डैश देख रहे हैं 6.7 के बाद खाली जगह छोड़ दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। जो मिसप्रिंट है 6.7 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दिए गए मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? F बराबर में इसे काटेंगे पीटेंगे तो मान आ जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं तथा क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से
जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है बड़ा या छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, चंद्रमा भी उतने ही बल से पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। अतः पृथ्वी जब गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है तो चंद्रमा भी उतने ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को विपरीत दिशा में मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। 5वां प्रश्न है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी बहुत अधिक है, इसलिए इनके बीच गुरुत्वीय बल का मान इतना नहीं होता जिसके कारण पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न हो सके। क्योंकि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्यतिक्रमानुपाती होता है, अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण का मान नगण्य हो जाता है, जिसका अवलोकन भी नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। प्रश्न संख्या 6, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। और दूसरा प्रश्न है इसका, वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी अथवा तिगुनी कर दी जाए। और तीसरा है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएँ। हमें ज्ञात है F बराबर क्या होता है, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे में d²। M का मान रखेंगे 2m कर दें तो F1 कितना जाएगा, G 2m इंटू m स्मॉल m बटे में d²। इसे हल करेंगे जाएगा 2F। F1 बराबर आ गया 2F, अतः गुरुत्वाकर्षण बल का मान 2 गुना हो जाएगा। दूसरा है इसका आंसर आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्यतिक्रमानुपाती होता है। F गुना में F व्यतिक्रमानुपाती होगा 1/d वर्ग के, तो यहाँ पर d का मान रखेंगे 2 का वर्ग करेंगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम क्या कर दें, d जो है 1/3 हो जाता है, तो d का मान 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 का वर्ग 9। तो हम क्या देखते हैं, अतः गुरुत्वाकर्षण का बल का मान घटकर क्रमशः 1/4 तथा 1/9 भाग रह जाएगा। तीसरे का आंसर है F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे में d का वर्ग में स्मॉल m का मान रखेंगे 2m और कैपिटल M का मान रखेंगे 2m, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, काट पीट के 4 कैपिटल F आ जाएगा, अतः गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है जिसमें सवाल जिस टाइप दिख रहे हैं ना, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, और 10 बच्चों के भी कमेंट आ जाएंगे तो मैं इसी चैप्टर के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं जिसमें इन सवालों को मैं अपने हाथ से लिखकर समझाऊंगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, अब यहाँ तो सिर्फ मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं चैप्टर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसको समझा भी दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व, गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की व्याख्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करता है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, यह अनेक ऐसी परिघटनाओं जैसे वर्षा होना, बर्फ गिरना, नदियाँ झरनों से पानी बहने आदि की व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 8, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। मुक्त पतन का त्वरण वही है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण है, इसे g से निर्दिष्ट किया जाता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है, g का मान आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे, इसे पृथ्वी का गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, जिसे g से निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10, एक व्यक्ति A अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है, वह सोने को विश्वत व्रत पर अपने मित्र को देता है, क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों। इसका आंसर है भाई, किसी वस्तु के भार का मान W बराबर mg सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान m का मान सभी जगहों पर एक समान रहता है, इसलिए सोने का भार का मान g पर निर्भर करेगा, इसलिए WP क्या होगा क्योंकि ध्रुवों पर g का मान विश्वत व्रत की अपेक्षा अधिक है, अतः उसके मित्र सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि विश्वत व्रत पर सोने का भार कम हो जाएगा, अतः W जहाँ WP क्या है ध्रुव पर सोने का भार, WE क्या है विश्वत व्रत पर सोने का भार है। एक कागज़ की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई जिसमें गेंद से एक कागज़ की शीट उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। कागज़ की शीट का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण इस पर लगने वाले वायु प्रतिरोध का मान अधिक होता है, इसलिए इसकी चाल कम हो जाती है तथा धीमी गिरती है, जबकि उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद तेजी से गिरती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण इसके ऊपर लगने वाला वायु प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, अतः उसी ऊंचाई से यह तेजी से नीचे गिरती है। प्रश्न संख्या 12, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय
बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु पर चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन के भार में क्या होगा। दिया है पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान m गुना में 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, वस्तु का पृथ्वी पर भार W बराबर m, g बराबर 10 किलोग्राम। तो W कितना आ जाएगा, 98 न्यूटन आ जाएगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण Gm बराबर आ जाएगा 1/6 गुना 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार W हो जाएगा m गुना में Gm, इसे हल करेंगे आ जाएगा 98/6 न्यूटन या फिर 16.3 न्यूटन। प्रश्न संख्या 13, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लगा कुल समय। तो प्रारंभिक वेग हो गया 49 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है 0 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि गेंद अधिकतम ऊंचाई पर विराम अवस्था में आ जाती है, इसलिए जो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। ठीक है, ये चित्र बनाना है हमने। एक जी के बराबर, जी का मान है -9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ऊंचाई या दूरी बराबर, हम ऊंचाई या दूरी हमें निकालनी है। सूत्र लगाएंगे v² - u² बराबर में 2gs। v का मान रखेंगे 0, u का मान 49, g का मान -9.8 रखेंगे क्योंकि गेंद नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर g का मान रखा माइनस में, गुना में s। यहाँ से हल करेंगे तो s का मान काट पीट के आ जाएगा 122.5 मीटर। ठीक है, तो दूसरा भाग है उसमें है, निकालेंगे अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। तो v बराबर u प्लस जी टी, v का मान रखेंगे 0, u का मान 49, g का मान -9.8 और फिर से हल करेंगे तो आ जाएगा t का मान 5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय 5 सेकंड और अधिकतम ऊंचाई से पृथ्वी की सतह पर गेंद को वापस आने में लगा समय 5 सेकंड तथा पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में दिया गया कुल समय 5 सेकंड और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की एक चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, अंतिम वेग v हमें निकालना है। मीनार की ऊंचाई h बराबर 19.6 मीटर, g बराबर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग और v² यहाँ पर u² - 2gs, u का मान रखेंगे 0, v² माइनस फिर g का मान 9.8, s का मान 19.6। इसे हल करेंगे, v² आ जाएगा 19.6 गुना 19.6, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 19.6 आ जाएगा। इस तरीके से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग 19.6 मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न संख्या 15, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेते हुए पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट स्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 40, g का मान -10, h बराबर s हमें निकालना है, v का मान 0। तो सूत्र लगाएंगे v² - u² बराबर में 2gs, v का मान रखेंगे 0, u का मान 40, g का मान -10 और गुना में s। यहाँ से s का मान निकालेंगे, काट पीट के आ जाएगा 80। पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई बराबर 80 मीटर। पत्थर का नेट विस्थापन 0, चूंकि पत्थर वापस उसी स्थान पर नीचे की ओर गिरता है, पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगा ऊपर की ओर 80 मीटर तथा नीचे की ओर 80, तो 80 + 80 कितना 160 मीटर हो जाएगा आंसर। संख्या 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम, दोनों के बीच की औसत दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो m बराबर आ जाएगा, मतलब पृथ्वी का मास जो है द्रव्यमान 6 × 10⁻24, g का मान 6.67 × 10⁻−11, ms मतलब सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 और दूरी आ गई 1.5 × 10⁻11 मीटर। सूत्र है आपके पास f बराबर में g me में ms बटे में d का वर्ग। यहाँ पर me, ms, d और g का मान रख के हल करेंगे तो ये हल करने के बाद आएगा 3.56 या 3.56 × 10⁻22 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया तथा उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। h बराबर 100 मीटर, समय t बराबर निकालना है, g का मान रखेंगे +10। ठीक है, और फिर से हल करेंगे तो मीनार की चोटी A से बिंदु
बी तक की दूरी S1, S1 सूत्र होगा UT प्लस हाफ GT², U का मान रखेंगे 0, फिर T प्लस हाफ G का मान रखेंगे 10 T²। भूमि की सतह से B तक की दूरी S2 बराबर आएगा UT प्लस हाफ GT², U का मान रखेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड, S2 आ जाएगा 25T प्लस 1/2 माइनस 10T², G का मान आएगा माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड। तो S2 आ जाएगा 25T माइनस 5T का वर्ग। कुल दूरी क्या आ जाएगा AC बराबर 100 मीटर, S1 प्लस S2 क्या है 100 मीटर है। 5T² प्लस 25T माइनस 5T² बराबर आएगा 100 मीटर, 25T बराबर आ जाएगा 100 मीटर। T का मान आ जाएगा 100/25 आ जाएगा 4 सेकंड। S1 बराबर आएगा 5T² बराबर 5 गुना में 4 का स्क्वायर, इसे हल करेंगे आ जाएगा 80 मीटर। अतः 4 सेकंड के पश्चात चोटी से 80 मीटर नीचे दोनों पत्थर मिलेंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। याद कीजिए यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। U का मान हमें निकालना है, V का मान रखेंगे 0। नीचे से ऊपर तथा वापस आने में कुल लगा समय T बराबर 6 सेकंड, G का मान माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। चूंकि गेंद को नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे आने में कुल लगा समय 6 सेकंड है, तो नीचे से ऊपर जाने में लगा समय 6/2 मतलब 3 सेकंड आ जाएगा ये। तो V का सूत्र होगा V बराबर U प्लस GT। V का मान रखेंगे 0, U का मान हमें निकालना है, G का मान माइनस 9.8, T का मान 3, तो U हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। तो निकालनी है अधिकतम ऊंचाई दूसरे केस में, तो H बराबर S हमें निकालना है, S बराबर UT प्लस हाफ GT² होता है। U का मान रखेंगे 29.4, T का मान 3, G का मान 9.8, T का मान 3, ऐसे हल करेंगे आ जाएगा 44.1 मीटर। C में क्या करेंगे हम, चूँकि 3 सेकंड में गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है जिसके पश्चात वह नीचे गिरेगी, इसलिए हमें ज्ञात करना है 1 सेकंड में गेंद चोटी से कितनी दूरी तय करेगी। तो 3S जमा 3 सेकंड जमा 1 सेकंड बराबर 4 सेकंड, S बराबर UT प्लस 1/2 GT²। तो यहाँ पे मान रखेंगे U का 0, T का 1, तो 1/2 गुना में G का मान 9.8, T का मान 1 रखेंगे, हल करेंगे जाएगा 4.9 मीटर आ जाएगा। नीचे से गेंद की स्थिति 44.1 माइनस 4.9 आ जाएगा 39.2 मीटर। अतः 4 सेकंड पश्चात गेंद ऊपर से 4.9 मीटर दूरी पर होगी तथा नीचे से 39.2 मीटर दूरी पर होगी। प्रश्न संख्या 19, किसी द्रव में डुबो गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। इसका आंसर है उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 20, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। जब प्लास्टिक के गुटके को पानी में डुबोया जाता है तो गुटके पर पानी द्वारा लगने वाला बल ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए प्लास्टिक के गुटके को पानी के भीतर छोड़ने पर वह ऊपर उठती है और बाहर आ जाता है। अर्थात उत्प्लावन बल अधिक इसलिए होता है क्योंकि गुटके का घनत्व पानी से कम होता है। प्रश्न संख्या 21, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर है। यदि पानी को घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर घन हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो पदार्थ का आयतन है 20 सेंटीमीटर घन, पदार्थ का द्रव्यमान है 50 ग्राम, तो पदार्थ का घनत्व निकालेंगे द्रव्यमान बटे में आयतन 50/25 आ जाएगा 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन। अतः पदार्थ डूबेगा क्योंकि पदार्थ का घनत्व पानी से अधिक है और पानी का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन होता है। प्रश्न नंबर 22, 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर घन घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर घन है जबकि पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम है, तो पैकेट का घनत्व कितना होगा, पैकेट का द्रव्यमान बटे में पैकेट का आयतन। द्रव्यमान कितना है m, आयतन कितना है v। तो 500 बटे में 350 1.42 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमें ज्ञात है जल का घनत्व कितना होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चूँकि पैकेट का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है इसलिए वह डूब जाएगा। पैकेट के द्वारा विस्थापित पानी का आयतन कितना है, पैकेट के आयतन का 350 सेंटीमीटर घन। जल का घनत्व कितना होगा, जल का द्रव्यमान बटे में जल का आयतन 1 ग्राम सेंटीमीटर घन बराबर में जल का द्रव्यमान बटे में 350 सेंटीमीटर घन। जल का द्रव्यमान कितना आएगा 350 सेंटीमीटर घन गुना में 1 ग्राम गुना में सेंटीमीटर घन, तो यहाँ पे कट के आ जाएगा 350 ग्राम। अतः पैकेट के द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना आ गया 350 ग्राम आ गया।